हाँ हाँ हाँ, ईशान शर्मा, तू खुद को बहुत बड़ा समझता है। जब से मैं आयडन ओर्टेगा को जानता हूं, कभी हारा नहीं। ब्लेज लाल वंश जोर जोर से हंस पड़ा। ईशान ने कुछ नहीं कहा। एक कदम आगे बढ़ाया, मुट्ठी कसी और धड़ाम से आयडन ओर्टेगा पर मुक्का जड़ दिया। आयडन ओर्टेगा की मांसपेशियां तुरंत तन गईं, शरीर लोहे जैसा। मुक्के का कोई असर नहीं हुआ। कितना मजबूत बदन! ईशान की भौहें हल्की सिकुड़ी। हॉरिजॉन्टल रिफाइनिंग मास्टर का नाम सच में बेकार नहीं था। पर आयडन ओर्टेगा का चेहरा बेभाव रहा, जैसे युद्ध का देवता हो। उसने ईशान को देखकर बोला, मेरा बदन मजबूत होने के साथ साथ ताकत भी बहुत बढ़ गई है। ईशान ने सच में तारीफ की। आयडन ओर्टेगा का बदन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। आयडन ओर्टेगा, इसे अभी मार डाल। ब्लेज लालवंश बेसब्र हो गए। डर था कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। आयडन ओर्टेगा ने सिर हिलाया, ईशान को देखकर बोला, अब मेरी बारी। बात खत्म होते ही आयडन ओर्टेगा ने खुद हमला किया। भारी कदमों से छोटे पहाड़ की तरह ईशान पर झपटा। इतना भारी बदन होने के बावजूद स्पीड पर जरा असर नहीं। सैंडपॉट जितनी बड़ी मुट्ठी पल भर में ईशान के मुंह के सामने पहुंच गई। आ! ईशान ने डर नहीं दिखाया। लड़ने का जोश उफन पड़ा। मुट्ठी कसी और फिर सीधा मुक्का भिड़ाया। फिर मुट्ठियों की टक्कर। पर इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। इस मुक्के में ईशान का शरीर उड़कर पीछे दीवार से टकराया। दीवार जोर से गिरी। मलबा ईशान पर गिर पड़ा। धूल उड़ गई। सबकी नजरें छिप गईं। हाँ 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 हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ब्लेज लाल वंश खुशी से चिल्ला उठे। आयडन ओर्टेगा, मुझे पता था तू मुझे निराश नहीं करेगा। पर आयडन ओर्टेगा चुप रहा। मलबे की तरफ घूरता रहा। पज! अचानक रोशनी चमकी। सारा मलबा हवा में उड़ गया। फिर सबने देखा कि ईशान मलबे से उठ खड़ा हुआ। कपड़े फट चुके थे। बदन क्रिस्टल साफ चमक रहा था। पर उसकी हवा पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। तू मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है, ईशान ने गंभीर चेहरे से कहा। आयडन ओर्टेगा की काबिलियत आम नहीं थी। एलिस मेल्विन की तरह 10 साल से इनर स्ट्रेंथ मास्टर के चरम पर अटका हुआ था। फर्क सिर्फ इतना कि एलिस मेल्विन वहीं रुक गया। आयडन ओर्टेगा ने दूसरा रास्ता चुना और बदन को लोहे का बना लिया। अभी जिंदा है! ब्लेज लाल वंश गुस्से से दांत पीसकर बोले। जल्दी से हुक्म दिया, इसे अभी खत्म कर। आयडन ओर्टेगा ने ईशान को ठंडी नजरों से घूरकर बोला, तुझे पता है तो अभी निकल जा और कभी लाल वंश खानदान के सामने मत आना। आयडन ओर्टेगा, तू क्या बक रहा है? इसे अभी मार! दूर से ब्लेज लाल वंश गुस्से से चीखे। ईशान शांत रहा। आयडन ओर्टेगा को देखकर बोला, तेरा एहसान है, बदले में आज तेरी जान बख्श देता हूं। आयडन ओर्टेगा की भौहें हल्की सिकुड़ी। उसके भारी बदन पर रोशनी और चमकने लगी। ईशान शर्मा, जब ऐसा है तो मुझे बेरहमी करने पर मजबूर मत कर, आयडन ओर्टेगा ने कहा। फिर जोर से चीखा। मांसपेशियां और फूल गईं, नसें ड्रैगन जैसी उभर आईं। ईशान शर्मा खत्म! आयडन ओर्टेगा की चीख के साथ उसकी मुट्ठी पर सारी रोशनी इकट्ठी हो गई। पल भर में वो भारी मुट्ठी चमक उठी। खत्म! चीख के साथ मुक्का ईशान पर बढ़ा। मुक्का पहुंचे उससे पहले ही उसकी हवा ने कमरे में तूफान मचा दिया। टेबल कुर्सियां उड़ गईं। कितनी ताकतवर! दूर खड़ा आदित्य लाल वंश की आंखें फट गईं। अगर यह मुक्का उस पर पड़ता तो जिंदा न बचता। आ! ईशान ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। चीखा और उसके बदन पर नीली रोशनी चमक उठी। ये रोशनी उसके शरीर में समा गई, मुट्ठी पर लिपट गई। अगर इसे तोड़ सका तो मैं तेरे सामने हार मान लूंगा। ईशान ने चीख कर तीसरी बार फिर सीधा मुक्का भिड़ाया। धड़ाम! इस मुक्के से पूरा कमरा हिल गया। दीवारें गिरने लगीं। दूर खड़े आदित्य लाल वंश, ब्लेज लाल वंश और कैस्पियन मिश्रा सब हवा में उड़ गए। धमाके की आवाज के साथ धूल उड़ गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्लेज लाल वंश जमीन से उठे, आंखें मलते हुए घबराकर बोले, क्या हुआ? ईशान शर्मा मर गया? बात खत्म होते ही सामने की धूल हिली। फिर एक शरीर हवा में उड़ा और दीवार से टकराकर मलबे में दब गया। स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को समझ नहीं आया कौन था। अच्छा, ईशान शर्मा मर गया? ब्लेज लाल वंश ने घबराकर पूछा। पर उसी पल मलबे से एक शरीर निकला। आयडन ओर्टेगा जख्मी हालत में खड़ा था, चेहरा हैरानी से भरा। ये कैसे संभव? तेरी बॉडी मेरी से भी मजबूत कैसे?
आयडन ऑर्टेगा की पुतलियां सिकुड़ गईं, चेहरा डर से भरा। ईशान के चारों ओर हल्की नीली रोशनी थी, जबकि आयडन ऑर्टेगा पर की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। मांसपेशियां भी सामान्य हो रही थीं। ईशान धीरे धीरे आयडन के पास पहुंचा, ठंडी नजरों से उसे देखकर बोला, तू इनर स्ट्रेंथ एंड हॉरिजॉन्टल रिफाइनिंग दोनों करता है, पर मैं जो कल्टीवेट करता हूं वो अलग है। मैं कई कल्टीवेट करता हूं। कई? आयडन ने पहली बार ये शब्द सुना था। ईशान ने धीरे से कहा, ज्यादा मत पूछ, तुझे आराम की जरूरत है। कहकर उसने हल्के से आयडन के शरीर पर थपकी दी। उसके भारी शरीर से धड़ाम की आवाज आई। उठ हरामजादे! दूर खड़ा ब्लेज लालवंश पागलों की तरह चीखा। तू नाटक कर रहा है, जरूर नाटक कर रहा है। ब्लेज दांत पीसकर बोला। पास खड़ा आदित्य लालवंश का चेहरा देखने लायक का था, जैसे टूटकर बिखर रहा हो। वो खुद को जीनियस समझता था, पर कुछ ही दिनों में ईशान शर्मा उसकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुका था। आयडन ऑर्टेगा भी हार गया? ये कैसे संभव? आदित्य का चेहरा कुरूप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिनों में ईशान की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई। ईशान ने आयडन को नहीं मारा, क्योंकि उसे पता था कि आयडन का इसमें कोई कसूर नहीं। फिर वो धीरे धीरे ब्लेज लालवंश के पास पहुंचा। घुटने टेक कर माफी मांग। ईशान का लहजा हुक्म जैसा था। ब्लेज ने दांत पीसे और ईशान को घूर कर चीखा। ईशान शर्मा, आयडन को हरा भी लिया तो क्या? अब कानून का जमाना है। तू मुझे मारने की हिम्मत करेगा? मार भी दिया तो तू भी मरेगा। हाँ हाँ हाँ। ब्लेज की बात सही थी। आज के जमाने में कोई भी कानून से ऊपर नहीं। पर ईशान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडी हंसी दी। तुझे लगता है इंसान मारने का सिर्फ एक ही तरीका है? कहकर उंगली हिलाई और एक नीली लौ बाहर दरवाजे पर पड़ी एलिस मेलविन की लाश पर गिरा दी। फियो! लौ छूते ही एलिस मेलविन की लाश राख बन गई। नामो निशान मिट गया। तुझे मार भी दूं तो कौन जान पाएगा? ईशान ने आंखें सिकोड़कर कहा। ब्लेज लालवंश का चेहरा सफेद पड़ गया, डर से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिवर सिटी का ईशान शर्मा पूरे लालवंश खानदान को कैसे घुटने टेकवा रहा है। ईशान ने फिर उंगली हिलाई और एक लौ निकाली। सोफे पर बैठकर बेपरवाही से बोला, मैं 3 तक गिनूंगा। 3 तक घुटने नहीं टेके तो रहम नहीं करूंगा। कहकर आंखें हल्की बंद करके गिनने लगा। दूर खड़ा ब्लेज लालवंश का चेहरा बेहद खराब था। ईशान की उंगली पर कूदती लौ देखकर दिल में डर पैदा कर रही थी। 2। ईशान ने आखिरी नंबर गिना। 3 बोलने ही वाला था कि ब्लेज लालवंश धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़े। दांत पीसकर दर्द भरे लहजे में बोले, ईशान शर्मा, मैं गलत था। तुझे उकसाना नहीं चाहिए था। मेरी जान बख्श दे। पापा? आदित्य लालवंश ने मुठ्ठियां कसीं, चेहरा नफरत से भरा। कुछ दिन पहले तक ईशान शर्मा उसके लिए छोटा मोटा कीड़ा था, और आज कुछ ही दिनों में पूरा लालवंश खानदान उसके सामने घुटने टेक रहा था। उसी पल ब्लेज लालवंश को समझ आ गया कि बड़े खानदान इतने पैसे खर्च करके मास्टर्स क्यों पालते हैं। और तू? ईशान ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने दांत पीसे। ईशान शर्मा, सपने में भी नहीं? ओह! ईशान ने भौहें चढ़ाईं। ब्लेज लालवंश को ठंडी नजरों से देखा और अचानक चीखा, घुटने टेक! ये 2 शब्द जैसे 1000 टन भारी थे। आदित्य लालवंश को लगा घुटने अपने आप ढीले पड़ गए। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उठना चाहा पर उठ नहीं पाया। ये कैसे संभव? आदित्य लालवंश का घमंड चूर चूर हो गया। बस 2 शब्दों में उसे दबा दिया। मतलब ईशान की ताकत उसकी कल्पना से कहीं आगे थी। ईशान ने ठंडी हंसी दी, सोफे से उठा और ब्लेज लालवंश को ठंडी नजरों से देखकर बोला, ये आखिरी बार है। फिर उकसाया तो पूरा लालवंश खानदान मिटा दूंगा। ब्लेज लालवंश सिर झुकाए चुप रहे। आदित्य लालवंश हारा हुआ कुत्ता बनकर पड़ा था। ईशान शर्मा? तभी कोने में छिपा कैस्पियन मिश्रा बोला, झेंपते हुए बोला, ईशान शर्मा, पहले जो बेअदबी हुई, माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। कैस्पियन मिश्रा पहले से ही डर चुके थे। वो साधारण आदमी थे, ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। सबसे बड़ी बात, उसके दिल में लालवंश खानदान हमेशा ऊंचा था। आज वो ईशान शर्मा के सामने घुटने टेक रहा था। ईशान ने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी दी। तुझे लगता है मैं तेरे जैसे किरदार से उलझूंगा? कैस्पियन मिश्रा चौंके, फिर जल्दी सिर हिलाकर बोले,
हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो हवा समझकर छोड़ दीजिए। ईशान ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन आह भरी। कैस्पियन मिश्रा और उसकी बहन ब्रेंडा जॉनसन एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ईशान ज्यादा देर नहीं रुका, जल्दी लाल वंश हवेली से निकल गया। अगला दिन ईशान और एडवर्ड ग्रीन रिवर सिटी लौटने की तैयारी कर रहे थे। सामान बांध लिया था, निकलने ही वाले थे कि सीजर नोलन की गाड़ी आ गई। वो हैरान होकर बोले, मिस्टर शर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाल वंश खानदान सच में पीछे हट जाएगा, कहकर अंगूठा दिखाया। ईशान ने भौहें चढ़ाईं। तुझे कैसे पता? सीजर नोलन ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, लाल वंश खानदान हमारा दुश्मन है। उनकी हर हरकत पर नजर रखता हूं। जानो अपने दुश्मन को, जीतो हर जंग। ईशान ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। लाल वंश खानदान हट गया तो साउथ सिटी में आपको रोकने वाला कोई नहीं। थोड़ा सा प्रचार करो तो पूरा शहर जान जाएगा। फिर आप एक तरफ राज करेंगे। सीजर नोलन उत्साह से बोले। ईशान ने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाया, जरूरत नहीं। सीजर नोलन चौंके। मिस्टर शर्मा, यह नाम कमाने का सबसे अच्छा मौका है। ईशान ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, मेरा मकसद कहीं और है। कहीं और? सीजर नोलन और हैरान हुए। ईशान ने उत्तर दिशा की तरफ देखा और धीरे से बोला, मेरा लक्ष्य राजधानी है। ईशान शर्मा जो कुछ भी कर रहा था, सब उस दिन के लिए था जब वो राजधानी में कदम रखेगा और तिवारी खानदान की एकता तिवारी से शादी करेगा। सीजर नोलन बोल नहीं पाए। राजधानी, एक बहुत बड़ा बाग, 2000 स्क्वायर मीटर में फैला, सिर्फ हवेली ही 1000 से ज्यादा। राजधानी में जमीन की किल्लत में इतना बड़ा इलाका, मालिक का रुतबा साफ था, और यहीं था राजधानी का तिवारी खानदान। उसी वक्त उस बड़ी हवेली में एक लड़की कलम से कुछ लिख रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसने जल्दी से नोटबुक बंद कर दी। एकता, क्या छिपा रही है? आवाज एक दयालु बूढ़े की थी। बूढ़े के चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर एकता तिवारी को देखते ही आंखें प्यार से भर जाती थीं। दादाजी, आप बिना दस्तक दिए कैसे आ गए? एकता तिवारी ने मुंह फुलाकर कहा। बूढ़े ने एकता की नोटबुक की तरफ देखकर जोर से हंसे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तू उसी का नाम लिख रही होगी ना? एकता तिवारी का सुंदर चेहरा लाल हो गया। नाराजगी से बोली, दादाजी, आप क्या क्या बक रहे हैं? हाँ 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 हाँ। माइक तिवारी दाढ़ी पर हाथ फेरकर हंसे। तू मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। तेरे दिल में क्या चल रहा है मुझे कैसे नहीं पता? एकता का चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। उसने नोटबुक दबाकर बात बदल दी। दादाजी, कुछ काम था क्या? माइक तिवारी बेडरूम के सोफे पर बैठ गए और धीरे से बोले, ईशान शर्मा के बारे में बात करने आया हूं। ये सुनते ही एकता खड़ी हो गई। जल्दी से दादाजी के पास बैठी और बेचैनी से बोली, दादाजी, ईशान अभी कैसा है? माइक तिवारी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि रहस्य बरकरार रखा। तुझे क्या लगता है? एकता ने सोचा और बोली, जब मैं गई थी तब ईशान ने लालवंश खानदान से दुश्मनी मोल ली थी। अब वो जरूर लालवंश से निपटने का रास्ता ढूंढ रहा होगा। हम? माइक तिवारी ने हल्का सिर हिलाया। एकता ने आगे सोचा, लालवंश के पास आदित्य लालवंश और आयडन ओर्टेगा है। मुझे जो पता है, आयडन ओर्टेगा आसान नहीं। अगर मैं ईशान की जगह होती तो तिवारी खानदान का नाम इस्तेमाल करती। कम से कम जान का खतरा तो नहीं होता। फिर धीरे धीरे तरक्की करती। माइक तिवारी जैसे पहले से जानते थे। सिर हिलाकर बोले, अफसोस, मैंने पहले ही ऐलान करवा दिया है कि तिवारी खानदान ईशान शर्मा के मामले में हाथ नहीं डालेगा। उसकी जान मौत से भी कोई वास्ता नहीं। एकता का चेहरा तुरंत बदल गया। वो झटके से खड़ी हो गई, गुस्से से बोली, दादाजी, आप ऐसा करके ईशान को जानबूझकर खतरे में डाल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। माइक तिवारी हंस पड़े। अगर तिवारी खानदान हमेशा उसकी ढाल बनता रहा तो वो कभी तरक्की करेगा? माइक तिवारी ने सिर हिलाया। एकता अभी ये बातें सुनने के मूड में नहीं थी। बेचैनी से बोली, जल्दी बताइए, ईशान अभी कैसा है? लाल वंश खानदान हार गया, और बुरी तरह हार गया। माइक तिवारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एकता सन्न रह गई, जल्दी बोली, दादाजी, सच कह रहे हैं? बिल्कुल। माइक तिवारी ने हल्के से मुस्कुराया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ईशान ने विदेश से आए एक ग्रैंड मास्टर को भी खुद मार डाला। एकता और ज्यादा हैरान हो गई। जाने से पहले ईशान सिर्फ 5वीं रैंक इनर स्ट्रेंथ पर था।
मैंने पहले कहा था ना, उस आदमी का बेटा कभी साधारण नहीं होगा, माइक तिवारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एकता के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। धीरे से बोली, मुझे पता था ईशान मुझे निराश नहीं करेगा। यहां तक कि माइक तिवारी ने भी आह भरी। हाँ, सच कहूं तो मेरी उम्मीद भी तेरे जैसी थी, पर ईशान ने उससे भी आगे निकल गया। बेशक। एकता के लहजे में अनायास गर्व झलक गया। माइक तिवारी ने कड़वी मुस्कान दी। पहले उन्हें डर था कि एकता ईशान को कम आंकेगी, पर अब एकता खुद उसमें डूब चुकी थी। ज्यादा खुश मत हो, चजल छोटी जगह है, पर वहां भी कई बड़े खानदान हैं, माइक तिवारी ने धीरे से कहा। एकता को यह अच्छे से पता था। ईशान की वजह से उसने चजल की पूरी जांच करवाई थी। चजल में सबसे ऊपर था शिगलांस सिटी का श्रॉडर खानदान। कहते हैं कम प्रोफाइल रहता है, पर पूरे चजल में उसका कारोबार फैला है। 10 अरब से ज्यादा की संपत्ति। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रॉडर खानदान मार्शल आर्ट्स अरिस्टोक्रेट भी है। 10 के करीब ग्रैंड मास्टर हैं। खानदान के मुखिया तो ग्रैंड मास्टर पीक पर हैं, ऐसा सुनने में आया है। इतनी ताकत तिवारी खानदान के सामने शायद कुछ न हो, पर छजल में कोई मुकाबला नहीं। ईशान मूर्ख नहीं है, वो उन्हें उकसाएगा नहीं, एकता ने धीरे से कहा। पर माइक तिवारी की राय अलग थी। सिर हिलाकर बोले, ऊंचा पेड़ हवा ज्यादा खींचता है, कुछ चीजें चाहकर भी नहीं टाली जा सकती। ये सुनकर एकता ने होंठ काट लिया। उसे अच्छे से पता था कि अभी ईशान की ताकत छजल के सबसे बड़े श्रॉडर खानदान के सामने कुछ भी नहीं। दादाजी, सोचकर एकता ने नखरे भरा अंदाज अपनाया। माइक तिवारी कड़वी मुस्कान दे दिए। राजधानी में दशकों से थे, सख्त और बेरहम मशहूर थे, पर पोती के सामने कभी सख्ती नहीं कर पाते। एकता नखरे करती तो मना करना भूल जाते। चिंता मत कर, उसकी जान बचा लूंगा, माइक तिवारी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सच? एकता की आंखें चमक उठीं। माइक तिवारी ने आंखें तरेरी। अगर सच में मर गया तो तू मुझे जिंदगी भर कोसेगी ना? एकता का चेहरा फिर लाल हो गया। धीरे से बोली, दादाजी, बकवास मत कीजिए। एडवर्ड ग्रीन ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और जल्दी रिवर सिटी पहुंच गए। मिस्टर शर्मा, रिवर सिटी में क्या हुआ? हर तरफ बैटल जोन वाले क्यों हैं? एडवर्ड ग्रीन ने खिड़की से बाहर देखकर भौहें चढ़ाईं। देखते ही देखते पूरा रिवर सिटी मार्शल लॉ जैसा था। हर तरफ हथियारबंद सिपाही गश्त लगा रहे थे। ईशान को भी अजीब लगा, पर सोचा इससे उसका कोई लेना देना नहीं। जल्दी गाड़ी ड्रैगन राइजिंग कम्युनिटी पहुंच गई। पहुंचते ही ईशान का पहला इरादा था फैक्ट्री जाकर हैंसन बूढ़े से मिलना और ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछना। पर फोन निकाला ही था कि फोन बज उठा। नंबर देखते ही ईशान की भौहें चढ़ गईं। सोचकर कॉल काट दी, पर कुछ देर में फिर बजा। ईशान ने भौहें चढ़ाकर कॉल उठाई और चिढ़कर बोला, क्या है? दूसरी तरफ सान्या शर्मा गुस्से से लाल थी, पर पिछले बार गौरव मल्होत्रा की मौत याद करके थोड़ा डर भी गई थी। तू सोचता है मुझे तुझसे बात करने की इच्छा है? बता दूं, दादाजी तुझसे मिलना चाहते हैं, वरना मैं कभी फोन न करती, सान्या ने जिद भरे लहजे में कहा। यह सुनकर ईशान चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, पिछली बार मैंने तेरे दादाजी से साफ कह दिया था कि शर्मा खानदान से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मिलने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ सान्या शर्मा ने ठठा मारकर कहा, दादाजी मरने वाले हैं, आना है तो आ, नहीं तो मत आ। यह कहकर फोन काट दिया। ईशान शर्मा का चेहरा पल में बदल गया। वो झटके से खड़ा हो गया। मिस्टर शर्मा, क्या हुआ? एडवर्ड ग्रीन ने देखकर जल्दी पूछा। ईशान ने गहरी सांस ली। कार की चाबी दे, मुझे बाहर जाना है। कहां? मैं भी चलता हूं, एडवर्ड ने कहा। जरूरत नहीं, ईशान ने सिर हिलाया। चाबी लेकर वो तेजी से शर्मा खानदान की तरफ चल दिया। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। जल्दी ही शर्मा हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर कई गाड़ियां खड़ी थीं। साफ था सारे रिश्तेदार आ गए थे। गाड़ी लापरवाही से पार्क करके ईशान तेज कदमों से अंदर घुसा। अंदर घुसा तो देखा सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे, पर किसी के चेहरे पर गम नहीं। सब हंस बोल रहे थे, जैसे कोई खुशी का मौका हो। तू यहां क्या कर रहा है? साइमन शर्मा ने ईशान को देखते ही खड़े होकर चीखा। निकल यहां से, तू अब हमारा हिस्सा नहीं। ईशान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठंडे लहजे में पूछा, दादाजी कहां हैं? तुझे क्या मतलब?
ये खानदानी मसला है, तेरा कोई लेना देना नहीं, साइमन ने बेपरवाही से कहा। दादाजी कहाँ हैं? ईशान ने जोर से चीखा। ये चीख इतनी तेज थी कि उसमें कनी भरी थी। सबके कान दुखने लगे। साइमन भी डर से कांप गया। एक पल को गुस्सा करना भूल गया। वो अंदर कमरे में है, चीख क्यों रहा है? साइमन हकलाया। ये सुनते ही ईशान तेजी से कमरे की तरफ भागा। कमरे में बिल जॉनसन अकेले बिस्तर पर पड़े थे। शर्मा खानदान का कोई भी उनके पास नहीं था। ईशान जल्दी पास गया, घुटनों पर बैठकर दुखी लहजे में बोला, दादाजी, आप। बात पूरी होने से पहले बिल जॉनसन ने हाथ हिलाया। कांपती आवाज में बोले, ईशान शर्मा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मरने से पहले तुझे आखिरी बार देखना चाहता था। ईशान का दिल दुख से भर गया। पूरे शर्मा खानदान में सिर्फ बिल जॉनसन ने ही उसे इंसान समझा था। इतने साल साथ रहे, भावनाएं तो बनती ही थीं। देखा तो बिल जॉनसन के चारों तरफ मौत की काली हवा घूम रही थी, इतनी गाढ़ी कि ईशान की कल्पना से भी ज्यादा। ये मौत का साफ निशान था। ईशान ने दांत पीसे, हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कई बिल जॉनसन के शरीर में डालने लगा। पर अफसोस, बिल जॉनसन अब आखिरी सांसें गिन रहे थे। ईशान भी कुछ नहीं कर पाया। बिल जॉनसन ने कष्ट से कहा, फालतू मेहनत मत कर। ईशान शर्मा, मुझे पता है शर्मा खानदान ने तुझ पर बहुत जुल्म किया। मेरे लिए शर्मा खानदान को माफ कर दे। ईशान ठिठक गया। सच कहें तो उसने शर्मा खानदान को मिटा देने का सोचा था। तू वादा कर। बिल जॉनसन ने ईशान की कलाई मजबूती से पकड़ी। लहजा गिड़गिड़ाने वाला था। आखिर ईशान सह न पाया। गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। दादाजी, वादा करता हूं, जब तक शर्मा खानदान मुझे नहीं उकसाएगा, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर बिल जॉनसन ने राहत की सांस ली। तो मैं चैन से मर सकता हूं, चैन से। बात कहते कहते उनकी सांसें धीमी पड़ती गईं और आखिर बंद हो गईं। बिस्तर पर लेटे रहे, कोई हलचल नहीं। ईशान को थोड़ा दुख हुआ। पूरे शर्मा खानदान में आखिरी पल में बूढ़े के साथ सिर्फ वो बाहर का आदमी था। सच में घिनौने लोग हैं। ईशान ने बाहर से आती हंसी ठहाकों को सुनकर ठंडी हंसी दी। फिर कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आ गया। ईशान को देखते ही कमरा खामोश हो गया। देख लिया, अब निकल जा, ब्रेंडा जॉनसन ने ठट्ठा मारकर कहा। ईशान ने गहरी सांस ली। दादाजी चल बसे, उनकी अंत्येष्टि के बाद जाऊंगा। अरे वाह, आखिर चल ही बसा। बहुत दिन खींच लिया, साले ने। साइमन जॉनसन के बड़े भाई क्रिश्चियन जॉनसन ने बुदबुदाया। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल से सब इकट्ठा हुए हैं। पापा की क्रिया के बाद खत्म होते ही खूब पिएंगे। साइमन ने खुशी से कहा। जरूर पिएंगे, भाइयों से मिले कितने दिन हो गए। शिगलांस सिटी गया था ना, 10 साल से ज्यादा हो गए ना। सारे रिश्तेदार हंसने बोलने लगे। किसी को बूढ़े की मौत का कोई गम नहीं। ईशान चुपचाप कोने में बैठ गया, आंखें आधी बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर आया। उम्र ईशान जितनी, चेहरा आत्मविश्वास से भरा। अरे डैक्सन, आ गया। उसे देखते ही सब खड़े हो गए। डैक्सन नाम का नौजवान हल्का सिर हिलाकर बोला, हाँ, ड्यूटी थी, थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं, काम पहले, साइमन ने जोश से कहा। फिर सावधानी से पूछा, डैक्सन, अब तो बैटल जोन में बड़ा ओहदा होगा ना? डैक्सन ने उसकी तरफ देखकर हल्के से कहा, हाँ, 3 बार का रैंक है। 3 बार? ये सुनते ही सबने सांस खींची। वाह डैक्सन, कमाल कर दिया। अब तो हम सबको डैक्सन पर नाज है। डैक्सन ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, चजल बैटल जोन के डिप्टी चीफ कुछ दिनों में रिवर सिटी आ रहे हैं। डिप्टी चीफ? सब और हैरान। ये तो बहुत बड़ा आदमी था। इतना बड़ा आदमी रिवर सिटी क्यों आ रहा है? साइमन ने हैरानी से पूछा। डैक्सन ने कहा, सुना है किसी को बुलाने आ रहा है। दवा और मार्शल आर्ट्स में बहुत काबिल है, पर नाम नहीं पता। वाह, कौन है वो इतना बड़ा जो डिप्टी चीफ खुद बुलाने आ रहा है? कमरे में चर्चा छिड़ गई। बातें चल ही रही थीं कि डैक्सन की नजर कोने में बैठे ईशान पर पड़ी। भौहें चढ़ाकर बोला, ये कौन है? सबकी नजरें दूर बैठे ईशान पर गईं। अरे वो तेरी बहन का एक्स हस्बैंड है, घर जमाई था, अब निकाल दिया गया, पूरा बेवकूफ है, ध्यान मत दे, साइमन ने ठट्ठा मारकर कहा। डैक्सन का चेहरा तुरंत बदल गया। इतना घमंडी घर जमाई, उसे देखकर भी उठा तक नहीं। सोचकर वो ईशान के पास पहुंचा। मुझे देखकर खड़ा होना नहीं आता? गांड भारी है क्या? डैक्सन ने ठंडे लहजे में कहा।
ये सुनकर ईशान ने धीरे से आंखें खोलीं। डैक्सन को देखकर भौहें चढ़ाईं। खड़ा होना, तू है कौन जो मैं सलाम करूं? डैक्सन जॉनसन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ठंडी नजरों से ईशान को घूर कर बोला, क्यों? क्योंकि मैं चजल बैटल जॉन का 3 बार वाला अफसर हूं। क्योंकि मेरा ओहदा तुझसे कहीं ऊंचा है। ये सुनकर ईशान ने ठठा मारकर हंसा। तुम जैसे लोगों की नजर में ऊंचा ओहदा ही शराफत है, पर मेरी नजर में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। और तेरी बातों से ही पता चल रहा है कि तू अपने ओहदे के लायक भी नहीं। सलाम करने की बात तो दूर, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। डैक्सन जॉनसन के होंठ फड़कने लगे। साफ था, गुस्सा भड़क रहा था। नौजवान, जबान संभाल। डैक्सन जॉनसन ने हाथ बढ़ाकर ईशान के कंधे पर दबाया। ईशान को लगा कंधे पर भारी दबाव पड़ा। डैक्सन जॉनसन के चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई, पर ईशान ने बिना कुछ बोले हाथ झटका और भयानक ताकत लौटकर डैक्सन पर जा पड़ी। डैक्सन जॉनसन की कलाई में जोर का दर्द हुआ। लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। मार्शल आर्टिस्ट है डैक्सन, डैक्सन जॉनसन ने आंखें सिकोड़कर कहा। सान्या जॉनसन ने जल्दी याद दिलाया, भाई ये काफी खतरनाक है, इनसे उलझना मत। डैक्सन जॉनसन ने कलाई घुमाई और ठट्ठा मारकर बोला, आम आदमी की काबिलियत कितनी होगी? वैसे भी इसे निपटाने के 1000 तरीके हैं मेरे पास। अभी मिशन है इसलिए तेरे लेवल तक नहीं झुकता, पर मिशन खत्म होते ही देखता हूं तुझे। डैक्सन जॉनसन ने ईशान की नाक पर उंगली दिखाकर कहा। ईशान ने उसे भाव नहीं दिया। बूढ़े जॉनसन के लिए ही यहां रुका था। फिर डैक्सन जॉनसन सोफे पर बैठ गया और शर्मा खानदान वाले उसके चारों तरफ चापलूसी करने लगे। डैक्सन, कमांडर साहब रिवर सिटी किसे बुलाने आ रहे हैं? जरा हिंट तो दो। साइमन जॉनसन चाय पानी करते हुए बोला। डैक्सन जॉन ने बेपरवाही से कहा, पता नहीं, और ये गोपनीय है, ऐसे नहीं बताया जाता। डैक्सन, अपने घर वालों से क्या छिपाना? क्रिश्चियन जॉनसन ने पास से कहा। डैक्सन ने मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हें बता देता हूं। सबने कान खड़े कर दिए। डैक्सन धीरे से बोला, हमारे कमांडर ने कहा कि वो शख्स चीफ रिचर्डसन को जानता है, पर थोड़ा गलतफहमी है, वरना चीफ रिचर्डसन खुद आते। वाह, सब हैरान। चीफ रिचर्डसन खुद बुलाने आते? वो कौन है इतना बड़ा? डैक्सन ने हल्की मुस्कान दी। किसी भी तरह बहुत काबिल शख्स है। मैंने नहीं देखा, पर इतने बड़े लोग बुला रहे हैं तो साधारण नहीं होगा। फिर रुक कर बोला, और इस बार डिप्टी चीफ जिन्हें साथ ला रहे हैं सब बैटल जॉन के एलीट हैं। साफ था कि वो अपना रुतबा दिखा रहा था। बेशक, डैक्सन बचपन से ही खास था। साइमन जॉनसन ने चापलूसी की। डैक्सन आखिर लौटा है, आज रात खूब पीकर मनाएंगे। ब्रेंडा जॉनसन ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। बाकी रिश्तेदार भी बोले, हाँ, आज रात नशा करके ही सोएंगे। माहौल गर्म था ही कि ईशान ने ठंडे लहजे में कहा, दादाजी की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई, बिस्तर पर पड़े हैं। तुम उनके औलाद होकर गम की जगह जश्न मना रहे हो। सच में इंसानियत मर चुकी है। ईशान की बात सुनते ही लिविंग रूम खामोश हो गया। माहौल अजीब सा हो गया। छी छी, बाहर का आदमी होकर इतनी फिलियल पिएटी दिखा रहा है। हाँ, इतना फिलियल होता तो पहले आ जाता। हमने तो निकाला तक नहीं, बड़ा एहसान कर रहे हैं। डैक्सन जॉनसन ने नाक सिकोड़ी। घर जमाई होकर इतना घमंड? अभी भी यहां बैठा है, मौजूदा जमाने की समझ भी नहीं। ईशान ने डैक्सन की तरफ देखकर कहा, फिलियल पिएटी सब गुणों की जड़ है। तुझे ये भी नहीं पता और एलीट बनता है? लगता है तेरा निकालना दूर नहीं। ही, माफ करना, मैं बैटल जोन में लगातार तरक्की कर रहा हूं। ऊपर वाले बहुत तारीफ करते हैं, कभी भी प्रमोशन हो सकता है। डैक्सन जॉनसन ने हल्की मुस्कान दी। और तू? घर जमाई था, निकाल दिया गया, शायद खाना भी नसीब ना हो। ईशान ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। जल्दी अंत्येष्टि की गाड़ी आ गई। ईशान ने खुद बूढ़े जॉनसन की लाश उठाई, सबके साथ क्रिमेशन और दफन में गया। पूरा दिन लग गया। शाम हो चुकी थी। आखिर खत्म हुआ, चलो पीने चलें। साइमन जॉनसन ने हंसकर कहा। ईशान ने उन्हें देखा और मन में सोचा, बूढ़े जॉनसन को यह नजारा पहले से पता था, इसलिए मुझसे कहा था कि शर्मा खानदान को छोड़ दूं। दुनिया के माँ बाप का दर्द एक ही है। फिर ईशान ड्रैगन राइजिंग कम्युनिटी की तरफ चल दिया। उसी वक्त ड्रैगन राइजिंग कम्युनिटी के गेट पर 2 लोग खड़े थे। दोनों लंबे तगड़े, रुतबे वाली शख्सियत, भौहों में साफ सुथरा भाव।
कमांडर केलर, ये ईशान शर्मा कौन है? मैंने कभी नाम नहीं सुना। चीफ रिचर्डसन इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? छोटे वाले ने पूछा। कमांडर केलर ने हंसकर कहा, अरे अटकलें मत लगा। चीफ रिचर्डसन को अपनी वजह पता होगी। अरे स्टील ने बुदबुदाया, डिप्टी चीफ खुद बुलाने आ रहे हैं। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कमांडर केलर चुप रहे, फिर बोले, हाल ही में लाल वंश खानदान के आदित्य लाल वंश को इसी ने हराया था। अरिस्टोक्रेट खानदान का लड़का था वो भी। मैं भी हरा सकता था। अरी स्टील ने जिद की। कमांडर केलर बोल नहीं पाए। सच था, आदित्य लाल वंश की काबिलियत अच्छी थी, पर चजल बैटल जॉन इतना जोर लगाने लायक नहीं। कमांडर केलर, आपको भी ज्यादा पता नहीं ना? मुझे लगता है इसके पीछे कोई साजिश है। अरी स्टील ने बुदबुदाया। कमांडर केलर ने डांटा, बकवास मत कर। अरी स्टील ने जिद की, सच है। सुना है ईशान शर्मा ने चीफ रिचर्डसन का इलाज किया था और इसके पीछे कोई बड़ा खानदान है। शायद कोई अमीर ज्यादा बैटल जोन में तजुर्बा लेने आ रहा है। इस बात पर कमांडर केलर ने न सहमति दी न असहमति। बस हाथ हिलाकर बोले, कमांडर के फैसले पर शक मत कर। आर्य स्टील ने कुछ नहीं कहा। वो कमांडर केलर के खास सिपाही थे, इसीलिए कभी कभी हुक्म नहीं मानते थे। वक्त मिनट दर मिनट बीत रहा था। दोनों यहीं खड़े इंतजार करते रहे। आखिर दूर से एक औंडी धीरे धीरे आती दिखी। गाड़ी रुकी तो एक नौजवान उतरा। दोनों जल्दी से ईशान शर्मा की तरफ बढ़े। ईशान को दो अजनबी चेहरे देखकर थोड़ा हैरान और सावधान हुआ। आप कौन? ईशान ने टटोलते हुए पूछा। कमांडर केलर कुछ बोलते, उससे पहले आर्य स्टील आगे बढ़कर बोला, तू ईशान शर्मा है ना? हम चजल बैटल जोन से हैं। चजल बैटल जोन? ईशान और हैरान हुआ। हमारा कोई ताल्लुक तो नहीं ना? आर्य स्टील कुछ बोलता। कमांडर केलर ने हंसकर कहा, मिस्टर शर्मा, गलतफहमी न करें। हम ऊपर से हुक्म लेकर आपको दावत पर बुलाने आए हैं। दावत? ईशान को डैक्सन जॉनसन की बताई दावत याद आ गई। कहा था किसी नौजवान को बुलाने के लिए खास दावत है, और वो नौजवान शायद खुद ही था। घर में कोई नहीं, अंदर क्यों नहीं जाते? ईशान ने हैरानी से पूछा। आर्य स्टील ने नाराजगी से कहा, अब भी बातें कर रहा है? हम यहां कई घंटे से खड़े हैं, एक चिड़िया भी नहीं दिखी। ईशान ने जल्दी दरवाजे पर जाकर देखा। सच में ताला लगा था। एडवर्ड ग्रीन भी घर पर नहीं। ईशान ने बुदबुदाया और दरवाजा खोला। अंदर तशरीफ लाइए अफसर साहब, ईशान ने अदब से कहा। कमांडर केलर ने सिर हिलाया और ईशान के पीछे विला में घुस गए। बड़ा आंगन और शानदार विला देखकर आर्य स्टील जलन से बोला, इतने अच्छे घर में रहता है, साफ अमीर ज्यादा है। आर्य स्टील, जबान संभाल, कमांडर केलर ने डांटा। आर्य स्टील चुप हो गया, पर चेहरे पर नाराजगी साफ थी। ईशान ने चाय बनाकर दोनों के सामने रखी और बोला, अफसर साहब, जो कहना है साफ साफ कहिए। कमांडर केलर ने मुस्कुराकर कहा, बात यह है कि हम डिप्टी चीफ की तरफ से आपको चजल बैटल जोन ज्वाइन करने की दावत देने आए हैं। ज्वाइन? ईशान ने चाय का घूंट मुंह में ही रहने दिया। सिर हिलाकर हंसा। अफसर साहब, मजाक कर रहे हैं। मेरी क्या औकात कि चजल बैटल जोन ज्वाइन करूं? हाँ, मुझे भी यही लगता है। डिप्टी चीफ खुद आए हैं बुलाने। आर्य स्टील ने नाक सिकोड़ी। ईशान ने उसकी तरफ देखा, पर बहस नहीं की। हमें भी ठीक ठीक नहीं पता, ऊपर से हुक्म है, कमांडर केलर ने अदब से कहा। ईशान ने सोचा और बोला, कहीं चीफ रिचर्डसन का आइडिया तो नहीं? कमांडर केलर एक पल रुके, फिर कड़वी हंसी दी। लगता है आपको पहले से पता है। बेशक पता है, साफ जाहिर है चीफ रिचर्डसन ने बैकडोर खोला है। आर्य स्टील ने नाक सिकोड़ी। ईशान ने भौहें चढ़ाईं। आर्य स्टील की दुश्मनी समझ नहीं आ रही थी। हम तो पहले से नहीं जानते ना? ईशान ने आर्य स्टील को देखकर पूछा। मैं तुझे नहीं जानता, नाम भी नहीं सुना, आर्य स्टील ने रूखे लहजे में कहा। ईशान हंसा। तो हर बात में ताने क्यों मार रहा है? आर्य स्टील कुछ बोलता। कमांडर केलर ने डांटा, आर्य स्टील, बदतमीजी मत कर। आर्य स्टील ने मुंह फुलाया, साफ नाराज था। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, जो कहना है खुलकर कह, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ईशान की बात सुनकर आर्य स्टील को हौसला मिल गया। खड़ा होकर बोला, हालांकि मैं, आर्य स्टील, कोई बड़ा शख्स नहीं, पर मुझे अमीरजादों से सख्त नफरत है जो बैटल जोन में सोने चढ़ाने आते हैं। तुझे पता है बैटल जोन क्या है?
देश और घर की हिफाजत की जगह, तेरे जैसे प्लेबॉय के खेलने की नहीं। ईशान ने हल्का सिर हिलाया। आर्य स्टील की बात से वो सहमत था। तेरी बात से सहमत हूं, पर अफसोस, मैं गरीब घर से हूं, बचपन से गरीबी में रहा, प्लेबॉय नहीं हूं। ईशान ने सिर हिलाया। आर्य स्टील ने नाक सिकोड़ी। अमीरजादा ना होता तो इतने अच्छे घर में रहता। अमीरजादा ना होता तो चीफ रिचर्डसन डिप्टी चीफ भेजकर बुलाते। तेरे जैसे गुमनाम को इतना मान सम्मान क्यों? कमांडर केलर पास चुप रहे, क्योंकि उन्हें भी यही शक था। ईशान ने चाय का प्याला रखा और बोला, ये तेरी समस्या है, रिचर्डसन साहब से जाकर पूछ। और जो मान सम्मान की बात कर रहा है, मुझे भी ठीक पता नहीं। मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना तू। ईशान ने सिर हिलाया। आर्य स्टील ने ठट्ठा मारकर कहा, नाटक बंद कर, सलाह देता हूं। अगर सच में काबिलियत नहीं तो चजल बैटल जोन मत आ, हमारी बेइज्जती मत करवा। ईशान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। बस एक बेकार घमंडी है, कमांडर केलर। चलिए, आर्य स्टील ने ठट्ठा मारकर कहा। आर्य स्टील की बात सुनकर ईशान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे घूरकर बोला, रुक। आर्य स्टील रुका और पलटा। क्या अभी भी कुछ कहना है? ईशान ने ठंडे लहजे में पूछा। हम पहले से नहीं जानते, फिर भी हर बात में ताने मार रहा है। क्या चजल बैटल जोन का यही विशेष अधिकार है? मिस्टर शर्मा, आर्य स्टील का मिजाज ऐसा ही है, बुरा ना माने। कमांडर केलर ने सफाई दी। ईशान ने आर्य स्टील को देखकर ठंडे लहजे में बोला, गलत मिजाज है तो बदल लें, वरना नुकसान होगा। नुकसान? मुझे नुकसान पहुंचाकर दिखा। आर्य स्टील अचानक खड़ा हो गया। उसकी हवा चरम पर पहुंच गई। मास्टर रियल्म का चरम? ईशान ने ठंडी हंसी दी। चल, आज तुझे सबको सिखाता हूं, ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आर्य स्टील ने चीखकर मुट्ठी कसी और ईशान पर झपटा। उसने हवा को चरम पर पहुंचाया। ईशान को सब कुछ सिखाने का पूरा इरादा। पर ईशान अपनी जगह बैठा रहा। आर्य स्टील की तरफ देखा तक नहीं, बस हाथ हल्का सा हिलाया। भयानक की लहर सुनामी की तरह फट पड़ी। ये कहीं महसूस करते ही आर्य स्टील का चेहरा बदल गया। पर अब देर हो चुकी थी। भयानक ताकत इतनी थी कि आर्य स्टील को लगा ट्रेन से टक्कर हो गई। पूरा शरीर हवा में उड़ गया। बस एक हल्की हथेली से ईशान ने आर्य स्टील का भयानक हमला तितर बितर कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। आर्य स्टील जमीन पर पड़ा। मुंह से खून बह रहा था। छाती में बार बार तेज दर्द हो रहा था। आर्य स्टील! कमांडर केलर झटके से खड़े हो गए, चेहरा चिंता से भरा। फिक्र न करें, बस कुछ पसलियां टूटी हैं। ईशान ने चाय का घूंट लेकर हल्के से कहा। कमांडर केलर का चेहरा खराब हो गया। थोड़े गुस्से से बोले, ईशान, अपनी ताकत दिखानी थी तो इतनी बेरहमी की जरूरत नहीं थी ना। ईशान भौहें चढ़ाने ही वाला था कि दूर से आर्य स्टील चीखा, कमांडर केलर, मिस्टर शर्मा का कोई कसूर नहीं, मैं पूरी तरह हार मान चुका हूं। फिर दर्द सहते हुए भी वो जमीन से उठा और ईशान को झुककर सलाम किया। मिस्टर शर्मा, पहले बदतमीजी की, उम्मीद है माफ कर देंगे। ईशान हैरान रह गया। लड़ाई से पहले और बाद का आर्य स्टील जैसे दो अलग लोग थे। आर्य स्टील को देखकर हंसकर बोला, मैंने तुझे चोट पहुंचाई और तुझे गुस्सा नहीं आया? आर्य स्टील ने सिर हिलाया। पहले मैंने ही उकसाया था और मुझे लगता है आपने रहम भी किया। ईशान ने सिर हिलाया। मैंने सिर्फ 30% ताकत लगाई थी। ये सुनकर आर्य स्टील ने कड़वी हंसी दी। मैं सच में घमंडी और अज्ञानी था। आर्य स्टील का रवैया देखकर ईशान को उसकी थोड़ी इज्जत हुई। घमंडी जरूर था, पर गलती मानना और हार स्वीकार करना जानता था। कम से कम मर्द था। पास खड़े कमांडर केलर ने भी सिर हिलाकर बोला, आर्य स्टील का मिजाज ऐसा ही है, ताकतवर का सम्मान करता है। ईशान ने थोड़ा आगे झुककर कहा, स्टील साहब, 1 मिनट रुकिए। फिर कमरे में चला गया। स्टोर रूम से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, हथेली फैलाई तो उस पर नीली स्पिरिचुअल फायर नाचने लगी। उंगली हिलाई तो लौ बर्तन में गिर गई। स्पिरिचुअल फायर की मदद से सूथिंग पिल बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ गई। अफसोस, अभी कंट्रोल नहीं था। कई बार कोशिश की, जड़ी राख बन गई। छठी कोशिश में आखिर सूथिंग पिल बन गई। ये स्पिरिचुअल फायर कंट्रोल करना सच में मुश्किल है। ईशान ने पसीना पोंछा। फिर वो पिल लेकर बाहर आया। आर्य स्टील को पिल दी और हंसकर बोला, ये खा ले, बदन का दर्द गायब हो जाएगा।
आर्य स्टील ने शक के साथ पिल निगल ली। कुछ मिनट बाद सच में छाती का दर्द गायब। सच में काम कर गई। आर्य स्टील की आंखों में तारीफ चमक उठी। तुरंत झुककर बोला, मिस्टर शर्मा, मैं पूरी तरह हार मान चुका हूं। पहले गलतफहमी थी, दिल से माफी मांगता हूं। ईशान ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि बुरा नहीं माना। फिर बोला, यह पिल दिन में एक बार लेना, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में पसलियां पहले जैसी हो जाएंगी। शुक्रिया मिस्टर शर्मा, आर्य स्टील ने दिल से कहा। पास खड़े कमांडर केलर ने भी आह भरी। लगता है चीफ रिचर्डसन सही थे। ईशान शर्मा दवा और मार्शल आर्ट्स दोनों में माहिर हैं। ये सफर व्यर्थ नहीं गया। पर ईशान चुप हो गया। कुछ देर बाद सिर हिलाकर बोला, कमांडर केलर, माफ कीजिए। बैटल जोन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। चीफ रिचर्डसन को मेरा शुक्रिया कहिएगा। कमांडर केलर चौंके, फिर मजाक में बोले, ईशान, अब नाटक बंद करो ना। हमेशा अलग थलग नहीं रहा जा सकता। पास से आर्य स्टील ने भी बोला, मिस्टर शर्मा, अभी भी मुझसे नाराज हैं? अगर ऐसा है तो कोई भी सजा दे दीजिए। ईशान ने जल्दी सिर हिलाया, तुझसे कोई लेना देना नहीं। बस मुझे आजादी पसंद है, बंधन नहीं। माफ कीजिए। कमांडर केलर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ईशान शर्मा, सोच लिया, बैटल जोन ज्वाइन करने से सिर्फ फायदा है। शुक्रिया कमांडर केलर, पर अभी बैटल जोन जाने का इरादा नहीं। माफ कीजिए। ईशान ने फिर मना कर दिया। कमांडर केलर ने हल्की आह भरी। लगता है वापस जाकर जवाब देना मुश्किल होगा। ईशान ने कुछ नहीं कहा। जवाब देना है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अभी ईशान के लिए बैटल जोन ठीक नहीं था। रिसोर्सेज तो बहुत हैं, पर पाबंदियां भी बहुत। सबसे बड़ी बात, ईशान को लगता था वहां गया तो भी शायद ज्यादा ध्यान न मिले। कमांडर केलर का और कुछ कहने को नहीं बचा नहीं। आखिरी चाय पीकर आर्य स्टील को लेकर चल दिए। वापस जाकर कमांडर केलर ने ईशान का रवैया डिप्टी चीफ को बता दिया। डिप्टी चीफ को ईशान के इनकार से हैरानी हुई। आखिर बैटल जोन में जाने को लोग तरसते हैं। मैं खुद जाकर बुलाऊंगा, डिप्टी चीफ ने कहा। यह सुनकर कमांडर केलर हैरान। डिप्टी चीफ, ईशान शर्मा की काबिलियत अच्छी है, पर इतना बड़ा तामझाम? डिप्टी चीफ ने हंसकर कहा, तुम समझते नहीं, ईशान शर्मा की ताकत इससे कहीं ज्यादा है। हमें जो पता चला है, विदेश से आया वो ग्रैंड मास्टर जिसकी हाल में मौत हुई थी, उसे भी ईशान शर्मा ने मारा था। ग्रैंड मास्टर? कमांडर केलर का चेहरा बदल गया। मजाक कर रहे हैं? उसकी कनी से लगता है सिर्फ इनर स्ट्रेंथ मास्टर है। ग्रैंड मास्टर को कैसे हरा सकता है? कमांडर केलर हकलाए। खुद मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, पर इनके बीच का फर्क समझते थे। डिप्टी चीफ जोर से हंसे। यही तो बात है जिसके लिए हम उसे इतना मान दे रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ मास्टर को तो सम्मान मिलता है, पर ग्रैंड मास्टर को हराने वाले गिने चुने हैं। जहां तक पता है, इग्नासियो बर्क को छोड़कर किसी ने ये खाई पार नहीं की थी। इग्नासियो बर्क? कमांडर केलर ने गला निगला। डिप्टी चीफ, आपकी तारीफ थोड़ी ज्यादा नहीं? कमांडर केलर ने शक जताया। दूसरी तरफ डिप्टी चीफ ने हंसकर कहा, अभी तो वो इग्नासियो बर्ग से कम है, पर भविष्य का पता नहीं। और ये ईशान शर्मा दवा भी बनाता है। उसकी सोल नरिशमेंट पिल पूरे राज्य में धूम मचा रही है। कमर्शियल डिपार्टमेंट भी उसे खास सपोर्ट देने वाला है। रुक कर बोले, वैसे कल तू मेरे साथ उसकी फैक्ट्री देखने चलना? समझ गया। कमांडर केलर ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ हामी भरी। रात को ईशान आंगन में अकेला बैठा था। हथेली पर लौ नाच रही थी। सामने साधारण जड़ी बूटियां। ये जड़ी राय वॉल्टर्स ने तैयार की थी। ग्रेड ऊंचा नहीं, पर प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट। फयूह हवा का झोंका आया और सामने की जड़ी स्पिरिचुअल फायर से राख बन गई। फिर फेल। ईशान ने कड़वी हंसी दी। स्पिरिचुअल फायर पर अभी कंट्रोल नहीं था। दर्जनों बार कोशिश की, सिर्फ एक बार कामयाब हुआ। इतनी अस्थिरता ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में मुसीबत बन सकती है, ईशान ने मन में सोचा। कॉन्फ्रेंस में 1 हफ्ते से कम बचा था। इतने कम वक्त में कंट्रोल बढ़ाना नामुमकिन था। लगता है अभी साधारण आग से ही काम चलाना पड़ेगा। ईशान ने कड़वी हंसी दी। हालांकि स्पीड कम थी, पर कम से कम भरोसेमंद थी। पूरी रात ईशान सोया नहीं। एडवर्ड ग्रीन भी नहीं लौटा। अगली सुबह ईशान फैक्ट्री की तरफ चल दिया। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस नजदीक थी। हैंसन बूढ़े से मिलकर कुछ डिटेल्स जानना चाहता था। इस दौरान हैंसन बूढ़े ने सारी ताकत फैक्ट्री में लगा दी थी।
ईशान की पिल फॉर्मूला से सोल नरिशमेंट पिल आसानी से बना लेते थे। जल्दी गाड़ी फैक्ट्री के गेट पर पहुंची, पर गेट पर पहुंचते ही ईशान ने देखा एक झुंड लोग खड़े थे और आगे खड़ा था शर्मा खानदान का डैक्सन जॉनसन। डैक्सन जॉनसन को देखकर ईशान को हैरानी हुई। ये यहां क्या कर रहा है? ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ईशान ने गाड़ी भीड़ के पास रोकी। हैंसन बूढ़े ईशान को देखते ही दौड़े चले आए। मिस्टर शर्मा, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। हैंसन बूढ़े का चेहरा चिंता से भरा था। ईशान ने जल्दी पूछा, क्या हुआ हैंसन बूढ़े? हैंसन बूढ़े ने दूर खड़े डैक्सन जॉनसन और उसके साथियों की तरफ उंगली दिखाई। ये कह रहे हैं हमारी जड़ी बूटियां अयोग्य हैं, सब जलानी है और फैक्ट्री की जांच करनी है। मिस्टर शर्मा, अगर जांच शुरू हुई तो प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो जाएगा। पता नहीं कब दोबारा शुरू कर पाएंगे। हैंसन बूढ़े की बात सुनकर ईशान की आंखें सिकुड़ गईं। ठंडी नजरों से डैक्सन जॉनसन को घूरा। साफ था, डैक्सन जानबूझकर परेशान करने आया था। फैक्ट्री खुलने के बाद से तारीफें ही मिल रही थीं। जड़ी बूटियों में गड़बड़ी की बात तो दूर, सोल नरिशमेंट पिल में जड़ी की जरूरत बहुत कम थी, तभी तो मास प्रोडक्शन हो पाया था। हैंसन बूढ़े, फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा, ईशान ने आराम से कहा। हैंसन बूढ़े ने जल्दी सिर हिलाया। अच्छा अच्छा, जरूरत पड़े तो तोहफा दे देना, जिद मत करना, ईशान ने मुस्कुराकर कहा। पता है हैंसन बूढ़े। फिर वो डैक्सन जॉनसन की तरफ बढ़ गया। डैक्सन ने ईशान को ऊपर से नीचे देखा और ठट्ठा मारकर बोला, सोचा नहीं था तू निकम्मा इतनी जल्दी अपनी फैक्ट्री खोल लेगा, कमाल है। ईशान ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या चाहता है? क्या चाहता हूं? डैक्सन जोर से हंसा। और क्या, तेरी फैक्ट्री की जांच? फैक्ट्री की जांच? ईशान की आंखें सिकुड़ गईं। ठंडे लहजे में बोला, तेरे पास ये अधिकार तो नहीं ना? डैक्सन ने नाक सिकोड़ी। हम बैटल जॉन और क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट साथ काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ईशान ने सिर हिलाया। रास्ता छोड़कर बोला, जांच करनी है तो कर लो, कोई गड़बड़ मिली तो मैं खुद फैक्ट्री बंद कर दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं। यह सुनकर डैक्सन फिर जोर से हंसा। ईशान, तू अभी भी बहुत भोला है। गड़बड़ है या नहीं, ये मेरे हाथ में है ना, डैक्सन ने ठट्ठा मारकर कहा। फिर हाथ हिलाकर बोला, जाओ इसका गोदाम चेक करो, कोई गड़बड़ मिली तो मौके पर जला दो। क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले तुरंत ईशान के गोदाम की तरफ बढ़े। डैक्सन और ईशान गेट पर खड़े रहे। कुछ देर में दो आदमी दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, मिल गई, सारी जड़ी बूटियां अयोग्य हैं। डैक्सन लगातार ठंडी हंसी देने लगा, खासकर धीरे से बोला, अच्छा अभी मौके पर जला दो। ये झूठा इल्जाम है। हैंसन बूढ़े घबरा गए। वो ईशान के पास दौड़े और घबराकर बोले, मिस्टर शर्मा, ये जड़ी मैंने खुद चुनी थी, कोई गड़बड़ नहीं, मुझे यकीन कीजिए। ईशान ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। हैंसन बूढ़े, मुझे आप पर पूरा यकीन है, ये आपकी गलती नहीं। डैक्सन मुझसे निजी दुश्मनी निकाल रहा है। बच्चे, मुझ पर कीचड़ मत उछाल, डैक्सन ने पास से ठट्ठा मारकर कहा। मैं तो नियम के मुताबिक काम कर रहा हूं, तुझसे दुश्मनी कैसी? ईशान ने गहरी सांस ली और डैक्सन के पास जाकर बोला, डैक्सन, मुझे नहीं लगता मैंने तेरा कोई नुकसान किया था ना? नुकसान नहीं किया, डैक्सन ने ठंडी हंसी दी। कल तेरा रवैया कुछ और था, अब घमंड कहां गया? अब दिखावा क्यों नहीं कर रहा? ईशान के चेहरे पर गुस्सा चमका। ठंडी नजरों से डैक्सन को घूर कर बोला, सिर्फ जबानी झगड़े की वजह से सत्ता का दुरुपयोग निजी बदला। डैक्सन, तू बैटल जोन में रहने लायक भी नहीं। मैं लायक हूं या नहीं, ये तू तय नहीं करेगा, डैक्सन ने नाक सिकोड़ी। साफ साफ बता दूं, सिर्फ तेरी जड़ी नहीं जलाऊंगा, तेरी फैक्ट्री को भी रेक्टिफिकेशन के लिए बंद करवाऊंगा। अगर मूड अच्छा हुआ तो 1-2 साल में दोबारा शुरू हो जाएगी। मूड खराब हुआ तो 10-20 साल भी लग सकते हैं। रुककर डैक्सन ने ईशान के कान में फुसफुसाया, अगर फैक्ट्री बंद नहीं करवानी तो गिड़गिड़ा, शायद रहम आ जाए, जल्दी शुरू करने दूं। हाँ हाँ हाँ। डैक्सन का घमंडी चेहरा देखकर ईशान के अंदर गुस्सा उफन पड़ा। ठंडी नजरों से बोला, यह बात मैं तेरे ऊपर वालों तक जरूर पहुंचाऊंगा। ऊपर वालों तक? डैक्सन जोर से हंस पड़ा। तू ऊपर वालों तक पहुंचेगा भी? आईना देख। हाँ हाँ हाँ, ईशान ने ठंडी हंसी दी। माफ करना, तुम्हारा कमांडिंग अफसर खुद मुझे बैटल जॉन बुलाने आया था, कहेंगे कि ताल्लुक है या नहीं?
ये सुनते ही डैक्सन और जोर से हंसा। पेट पकड़कर बोला, तुझे बैटल जॉन बुलाया? बर्तन धोने, खाना बनाने? मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ईशान ने उससे और बहस नहीं की, बस हाथ हिलाकर फोन करने का इशारा किया। उसी वक्त दूर से एक ऑफिशियल नंबर प्लेट वाली गाड़ी आती दिखी। ये ईशान की फैक्ट्री है? डिप्टी चीफ ने बाहर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ डिप्टी चीफ, कमांडर केलर ने जल्दी जवाब दिया। कमांडर केलर ने कड़वी मुस्कान दी। ईशान रिवर सिटी में बहुत रुतबे वाला है, उसकी फैक्ट्री में कोई परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही कहा, डिप्टी चीफ ने हल्की हंसी दी। फैक्ट्री के बाहर से आती गाड़ी देखकर डैक्सन जॉनसन का चेहरा खुशी से चमक उठा। ईशान की नाक पर उंगली दिखाकर बोला, तू गया काम से, हमारे कमांडर आ गए। गाड़ी तेजी से अंदर आई और रुकते ही कमांडर केलर, आर्य स्टील और एक चौकोर चेहरे वाला आदमी बाहर निकले। डैक्सन तुरंत आगे बढ़ा, सैल्यूट ठोंका और जोर से बोला, डिप्टी चीफ को सलाम। चौकोर चेहरे वाले ने भौहें सिकोड़ी, चारों तरफ देखकर बोले, क्या माजरा है? डैक्सन ने जल्दी से कहा, रिपोर्ट डिप्टी चीफ, हमने रिलेटेड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस फैक्ट्री की जांच की और पाया कि सारी जड़ी बूटियां अयोग्य हैं। डिप्टी चीफ और कमांडर केलर ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में हैरानी। उनका चेहरा देखकर डैक्सन ने आगे कहा, रिपोर्ट डिप्टी चीफ, सिर्फ अयोग्य जड़ी ही नहीं, इस फैक्ट्री के मालिक मिस्टर शर्मा को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। डिप्टी चीफ ने गंभीर लहजे में कहा। क्यों? डैक्सन ने ईशान को घूरकर ठंडी हंसी दी और बोला, यह न सिर्फ घटिया प्रोडक्ट बना रहा था, बल्कि जबरदस्ती विरोध भी किया और दावा किया कि बैटल जॉन के बड़े अफसरों को जानता है। डिप्टी चीफ, सख्ती से निपटने का हुक्म दीजिए। डिप्टी चीफ कुछ बोलते, उससे पहले आर्य स्टील आगे बढ़े और डांट लगाई, डैक्सन, अपनी बातों का जिम्मा ले। डैक्सन चौंका, थोड़ा हैरान होकर आर्य स्टील को घूरा और बोला, जो कहा सच कहा कमांडर साहब। कमांडर केलर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, डैक्सन, तुझे पता है ये कौन है? डैक्सन ने ईशान की तरफ देखकर हल्के से कहा, पता है, जॉनसन खानदान का घर जमाई है, कपड़े धोने, खाना बनाने का शौकीन। बदतमीजी की हद, आर्य स्टील ने गुस्से से डांटा। मिस्टर शर्मा बैटल जॉन के खास मेहमान हैं, जिन्हें बुलाने हम आए हैं। ये सुनते ही डैक्सन जॉनसन का चेहरा सफेद पड़ गया। ईशान शर्मा वही शख्स था जिसे चीफ रिचर्डसन ने खास तौर पर बुलाया था। ये कैसे हो सकता है? साइमन जॉनसन ने तो कहा था ये बेकार निकम्मा है। आर्य स्टील ने डैक्सन को ठंडी नजरों से घूरा और जल्दी ईशान के पास जाकर माफी मांगते हुए बोले, मिस्टर शर्मा, आखिर ये माजरा क्या है? हाँ ईशान, कोई गलतफहमी तो नहीं? कमांडर केलर भी बोले। ईशान ने ठंडे लहजे में कहा, कमांडर केलर, मुझे आपके बैटल जॉन से बहुत निराशा हुई है। कमांडर केलर ने भौहें चढ़ाईं। ईशान, ऐसा क्यों कह रहे हो? ईशान ने डैक्सन को ठंडी नजरों से घूर कर कहा, यह डैक्सन अपने आप को बैटल जॉन का एलीट बताता है, पर इसमें जरा भी शराफत नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैंने सलाम नहीं किया। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। डैक्सन का चेहरा बदल गया, जल्दी बहाना बनाया, कमांडर, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ईशान ने ठंडी हंसी दी, यहां सीसीटीवी है, दिखाऊं? यह सुनकर डैक्सन ने ठंडी हंसी दी, माफ कीजिए, सीसीटीवी खराब है। तुझे कैसे पता? ईशान ने आंखें सिकोड़कर धीरे से पूछा। डैक्सन के दिल में ठंडक दौड़ गई। लानत, मुंह से निकल गया। मैंने अंदाजा लगाया, डैक्सन ने जबरदस्ती कहा। आर्य स्टील ने डैक्सन को ठंडी नजरों से घूरकर बोला, डैक्सन, अगर पता चला कि तूने ये नाटक रचा है तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। डैक्सन अंदर से कांप रहा था। उसे कहां पता था कि ईशान इतना बड़ा रुतबा रखता है, पर अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। डैक्सन ने गहरी सांस ली और बोला, चाहे मिस्टर शर्मा बैटल जॉन के मेहमान हो, कानून सबके लिए बराबर है। यह फैक्ट्री सारी घटिया चीजें बना रही है, सजा मिलनी चाहिए। दूर खड़े डिप्टी चीफ ने आंखें सिकोड़ी। डैक्सन को घूरकर सख्त लहजे में बोले, घटिया प्रोडक्ट? ये फैक्ट्री कमर्शियल डिपार्टमेंट की खास निगरानी में है, घटिया प्रोडक्ट कैसे बना सकती है? डिप्टी चीफ की बात सुनकर डैक्सन घबरा गया, माथे पर पसीना छूटने लगा। बोलो, क्या माजरा है? आर्य स्टील ने क्वालिटी कंट्रोल वालों पर चीखा। बता दूं, अभी कबूल कर लोगे तो रहम होगी, खुद पता चला तो बुरा मत मानना।
आर्य स्टील ने क्वालिटी कंट्रोल के हेड को घूरा। हेड का चेहरा सफेद पड़ गया, बेहद बेचैन, पर सोचकर भी आगे बढ़कर बोला, डैक्सन ने जो कहा सच है। अच्छा। डिप्टी चीफ ने सिर हिलाया, फिर कमांडर केलर की तरफ मुड़कर बोले, तुरंत बैटल जॉन की सेकंड स्क्वाड को बुलाओ, जांच करो। अगर कोई गड़बड़ नहीं निकली तो सबको निकाला जाएगा और पूछताछ होगी। जी सर। कमांडर केलर ने सैल्यूट ठोंका और फोन करने लगे। उसी पल क्वालिटी कंट्रोल हेड चीखा, रुकिए, मत बुलाइए, मैं सब बता देता हूं। आर्य स्टील ने हल्की नाक सिकोड़ी। बोल, क्या माजरा है? हेड ने डैक्सन की तरफ उंगली दिखाकर कांपते हुए कहा, ये इसने हमें ईशान को फंसाने को कहा था। तू तू झूठ बोल रहा है। डैक्सन का चेहरा भूत सा हो गया, पसीना लगातार बह रहा था। अब हेड को कुछ परवाह नहीं थी। डैक्सन पर उंगली दिखाकर बोला, इसी ने हमें कहा था। कहा था कुछ मिले तो ठीक, नहीं तो खराब जड़ी डालकर ईशान को फंसाना। तू तू मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। डैक्सन मरने की कगार पर था। डिप्टी चीफ की तरफ देखकर गिड़गिड़ाया, डिप्टी चीफ, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये सब झूठ बोल रहा है। डिप्टी चीफ ने डैक्सन को ठंडी नजरों से घूर कर बोला, तो अभी भी कबूल नहीं कर रहा। डैक्सन ने दांत पीसे और बोला, डिप्टी चीफ, सब इसी ने किया, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। सोचिए, सिपाही हूं, जड़ी बूटियों की जांच का मुझे अधिकार कहां? मेरा कोई लेना देना नहीं। डैक्सन ने हाथ ऊपर करके जैसे कसम खाई। हेड ने भी पलटकर कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मिस्टर शर्मा रिवर सिटी में मशहूर हैं। मुझे डर था, इसलिए डैक्सन से बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। तुरंत निकालो, आर्य स्टील ने सख्ती से कहा। हेड ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ढूंढने लगा। डैक्सन का चेहरा घबरा गया, माथे पर पसीने की बूंदें। अचानक डैक्सन ने हाथ बढ़ाकर फोन छीनने की कोशिश की, पर ईशान ने उंगली हिलाई और डैक्सन हवा में उड़कर दूर जा गिरा। सबूत मिटाने की कोशिश? ईशान ने ठंडी हंसी दी। डैक्सन जॉनसन जमीन से उठा। उसकी नजरें क्वालिटी कंट्रोल हेड के फोन पर जमी थीं। अब तो उसकी घिघी पूरी तरह बंध चुकी थी। अभी भी कबूल नहीं कर रहा? डिप्टी चीफ का चेहरा बर्फ सा ठंडा था। तेरी जुबान कितनी सख्त है। आर्य स्टील ने फोन छीनकर प्ले दबाया। फोन से रिकॉर्डिंग गूंजने लगी। वो ईशान शर्मा बस एक निकम्मा है। इतना बड़ा हौसला कि मुझसे टकराए, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, बैटल जोन में मेरा बड़ा रुतबा है, सब मेरे नीचे हैं, कौन मुझसे टकराने की हिम्मत करेगा? इस बार ईशान शर्मा को घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा, वरना इसकी फैक्ट्री बंद करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग सुनते ही सबके चेहरे काले पड़ गए। डिप्टी चीफ के चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिखा। शर्मिंदगी, पूरी तरह शर्मिंदगी। डिप्टी चीफ ने गुस्से से चीखा, चजल बैटल जोन में ऐसे गंदे लोग भी हैं? तूने हमारा मुंह काला कर दिया। डिप्टी चीफ का रवैया देखकर डैक्सन जॉनसन धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाने लगा, डिप्टी चीफ, मुझे नहीं पता था ईशान शर्मा आपके मेहमान हैं। मैं गलत था। मतलब अगर मैं साधारण आदमी होता तो तूने मुझे फंसाना जायज समझता? ईशान ने ठंडे लहजे में पूछा। ना ना, बिल्कुल नहीं। डैक्सन ने हाथ हिलाकर मना किया। दांत पीसकर बोला, सब सान्या शर्मा की गलती है। उसी ने कहा था बदला लेने को, मेरा कोई कसूर नहीं। चरित्रहीन और जिम्मेदारी से भागने वाला बैटल जोन में रहने लायक नहीं, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। कमांडर केलर तुरंत आगे बढ़े। ईशान शर्मा, फिक्र न करें, इसे अभी बैटल जोन से निकालते हैं और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ना, मैं गलत था कमांडर, एक बार माफ कर दीजिए। डैक्सन गिड़गिड़ाने लगा। इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचा था, अब सब खत्म होते देख नहीं सह पा रहा था। पर डिप्टी चीफ को रहम नहीं आया। ठंडे लहजे में बोले, इसे अभी ले जाओ, ये शर्मिंदगी हमारा मुंह काला कर रहा है। हुक्म पड़ते ही कुछ सिपाही आगे बढ़े, डैक्सन की बाहें पकड़ी और गाड़ी में ठूंस दिया। ईशान शर्मा, सच में माफी चाहता हूं, बैटल जोन में ऐसे गंदे लोग होंगे, सोचा नहीं था। डिप्टी चीफ खुद आगे बढ़कर ईशान से हाथ मिलाया। ईशान ने अदब से कहा, डिप्टी चीफ, आप ज्यादा तमीज कर रहे हैं, अंदर बैठिए। चलो। डिप्टी चीफ ने हंसकर अंदर चल दिए। ऑफिस में बैठते ही ईशान ने खुद चाय बनाकर दी। मैं तो आपको चजल बैटल जोन बुलाने आया था, पर अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। डिप्टी चीफ ने चाय का प्याला घुमाते हुए सिर हिलाया।
ईशान हंसा। डिप्टी चीफ, उस घटना से कोई ताल्लुक नहीं। अभी बैटल जॉन जाने का इरादा नहीं। आपका शुक्रिया। डिप्टी चीफ ने ज्यादा जोर नहीं डाला, सिर हिलाकर बात बदल दी। ईशान शर्मा, तुम्हारी सोल नरिशमेंट पिल पूरे राज्य की खास निगरानी में है। सुना है इसे राज्य स्तर पर रिसर्च के लिए ले जाया गया है। ईशान थोड़ा हैरान हुआ। डिप्टी चीफ, सच कह रहे हैं? बेशक, डिप्टी चीफ ने हंसकर कहा। पास खड़े हैंसन बूढ़े ने जल्दी कहा, मिस्टर शर्मा, कमांडर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस याद है ना? ईशान ने सिर हिलाया। सच कहूं तो आज फैक्ट्री इसीलिए आया था। हैंसन बूढ़े ने राहत की सांस ली। अच्छा अच्छा, मैंने आपके सारे कागज पहले ही जमा कर दिए हैं। पास बैठे डिप्टी चीफ ने हैरानी से पूछा, ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस? कमांडर, आपको पता है? ईशान ने हैरानी से पूछा। डिप्टी चीफ जोर से हंसे। बेशक, हाल के सालों में ट्रेडिशनल मेडिसिन थोड़ी कमजोर हुई है, पर कॉन्फ्रेंस अभी भी सरकार के लिए बहुत अहम है। कहकर कमांडर केलर की तरफ देखकर बोले, अगर सोल नरिशमेंट पिल जमा हुई तो ईशान शर्मा को फाइनल में गारंटीड प्लेसमेंट मिल जाएगी ना? कमांडर केलर ने सिर हिलाया। डिप्टी चीफ, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं। डिप्टी चीफ ने खुद से बुदबुदाया, वापस जाकर पूछूंगा। ईशान ने सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। सोचा नहीं था एक साधारण सोल नरिशमेंट पिल इतना बड़ा असर करेगी। ईशान ने मन में बुदबुदाया। ईशान शर्मा, इस पिल को बनाने में तुमने कितनी मेहनत की होगी? डिप्टी चीफ ने बेतुका सवाल किया। ईशान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। सच कहूं तो यह पिल मैंने यूं ही बना दी थी। ये झूठ नहीं था। विरासत में मिली पिल तकनीकों में सोल नरिशमेंट पिल सबसे साधारण थी। डिप्टी चीफ ने हंसकर बात टाल दी। साफ था, यकीन नहीं हुआ, पर कुछ नहीं कहा। उनके नजरिए से नौजवान का थोड़ा घमंड अच्छा ही है। आधा घंटा बाद डिप्टी चीफ और उनके साथी फैक्ट्री से निकलने लगे। जाने से पहले डिप्टी चीफ ने कहा, ईशान शर्मा, आगे भी ऐसे ही तरक्की करते रहना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, डिप्टी चीफ ने कहा था तुम अगले इग्नासियो बर्ग बन सकते हो। आर्य स्टील ने आंख मारकर कहा। आर्य? कमांडर केलर ने भौहें चढ़ाईं और आर्य स्टील को घूरा। आर्य स्टील ने जीभ काटी और मुंह बंद कर लिया। वो ज्यादा देर नहीं रुके, अलविदा कहकर फैक्ट्री से निकल गए। ईशान ने ठोड़ी पर हाथ रखकर बुदबुदाया, इग्नासियो बर्ग? ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। ऑफिस में लौटकर ईशान ने हैंसन बूढ़े से पूछा, ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी लगभग? हैंसन बूढ़े ने तुरंत कहा, मैंने आधा महीना पहले आपके कागज जमा कर दिए थे। 1 हफ्ते बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। ईशान ने चुपचाप सिर हिलाया और उठकर बोला, हैंसन बूढ़े, उस वक्त आप मुझे गाइड कीजिएगा। हैंसन बूढ़े ने जल्दी हाथ जोड़े। मजाक कर रहे हैं? आपकी काबिलियत मेरी से कहीं ऊपर है। मुझे तो आप गाइड करेंगे। जो लोग किसी इल्म के दीवाने होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उम्र नहीं, काबिलियत देखते हैं। हैंसन बूढ़े भी, आर्य स्टील भी। ईशान फैक्ट्री में ज्यादा नहीं रुका, जल्दी लॉन्ग यूए कम्युनिटी लौट आया। घर पहुंचा तो देखा कैला मिलर और जॉनसन खानदान वाले दरवाजे पर खड़े थे। ये यहां क्या कर रहे हैं? ईशान ने भौहें चढ़ाईं और तेजी से पास पहुंचा। मेरे घर क्या कर रहे हो? ईशान ने ठंडे चेहरे से पूछा। ईशान को देखते ही क्रिश्चियन जॉनसन पागल हो गया, उस पर झपटा। हरामजादे, तूने मेरे बेटे को मारा। पता है मेरे बेटे ने कितनी कुर्बानियां दी हैं? क्रिश्चियन जॉनसन ने दांत पीसकर कहा। क्रिश्चियन जॉनसन की बात सुनकर ईशान ने ठंडी हंसी दी। तेरा बेटा खुद नहीं संभल सका, अब मुझ पर इल्जाम? मर जा साले, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्रिश्चियन जॉनसन ने दांत पीसे। साइमन जॉनसन भी जहर उगलता हुआ बोला, मेरी बेटी को पहले मारा, अब मेरे भतीजे को। तेरी वजह से हमारा जॉनसन खानदान बर्बाद होने की कगार पर है। बता, क्या करें?